मैं जुकान निर्भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। दबंग और ईमानदार सीआई की आत्महत्या से उठे कई सवाल। राजगढ़ थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई ने की आत्महत्या। कोरोना के साए में मनाई जाएगी लॉकडाउन की पालना में घरों में करें नमाज अदा। भट्टा कॉलोनी गांधीनगर की लिंक रोड को रेलवे ने करवाया बंद। सभापति ने की वार्ता तो बनी सहमति। कृषि भूमि को लेकर विवाद, महिला की मौत, 4 जने चोटिल, गुस्साए परिजनों ने किया शव लेने से इनकार। अब खबरें विस्तार से। चूरू जिले के राजगढ़ थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई ने आत्महत्या कर ली। शनिवार को उनका शव सरकारी आवास पर फांसी के फंदे पर लटका मिला, जिसके पुलिस महकमे में हड़कंप मच गए। हालांकि यह मामला संदिग्ध बना है, क्योंकि एक दबंग पुलिस अधिकारी का फंदे पर इस तरह से लटक जाना कई बड़े सवाल खड़े कर जाता है, क्योंकि पेशे से ईमानदार और निर्भीक छवि वाले दबंग सीआई का इस तरह से मौत को गले लगाना बड़ा सवाल बन गया है। वर्तमान में राजगढ़ थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई की सुसाइड की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। दबंग छवि के निर्भीक और ईमानदार सीआई के तौर पर पहचान रखने वाले विष्णुदत्त बिश्नोई की आत्महत्या की खबर फैलते ही राजगढ़ के व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता थाने के बाहर पहुंचे और नारेबाजी करते हुए रोष प्रदर्शन किया। इस मौके पर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई से जांच की मांग करते हुए राजगढ़ थाने के सामने प्रदर्शन किया गया। वहां के नागरिकों ने मामले की सीबीआई जांच और सुसाइड नोट को सार्वजनिक करने की मांग की है। पूरे प्रकरण में राजनीतिक दबाव के चलते आत्महत्या करने का मामला सामने आ रहा है। राजगढ़ ही नहीं, जहां जहां अपने कार्यकाल के दौरान विष्णुदत्त बिश्नोई रहे, उन्होंने अपनी छाप छोड़ी, जिसके चलते शोक की लहर थी। हनुमानगढ़ में भी बिश्नोई समाज की ओर से निष्पक्ष जांच और आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। राजगढ़ के थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई बीकानेर संभाग के कई जिलों में कार्यरत रहे हैं। वे हनुमानगढ़ के टाउन थाना और संगरिया थाना में भी कार्यरत रहे हैं। 30 अगस्त 2018 से 16 फरवरी 2019 तक टाउन थाना में कार्यरत रहे, जहां नशा विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में बेहतरीन कार्य किया गया। इतना ही नहीं, भामाशाहों के सहयोग से टाउन थाना का सौंदर्यकरण लगभग 20 लाख की लागत से करवाया गया। इसके बाद उन्हें संग्रिया लगा दिया गया, जिसका नागरिकों ने काफी विरोध भी किया और इस तरह के ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ सीआई को टाउन थाना लगाए जाने के लिए प्रयास भी किए जाते रहे। संग्रिया से 26 सितंबर 2019 तक संग्रिया थाना का कार्यभार संभाला, जहां अपनी कार्यशैली से उन्होंने नशे और आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाइयों में अपनी छाप छोड़ी। इस दौरान भी जन सहयोग से संग्रिया थाना में कई तरह के निर्माण करवाए गए। इसके बाद उन्हें राजगढ़ थाना लगाया गया। गौरतलब है कि थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई ने 3 नवंबर 1997 को पुलिस सेवा ज्वाइन की, जिसमें उनकी पोस्टिंग जयपुर, बीकानेर सहित कई थानों में रही। उनकी सेवा काल को करीब 21 साल हो गए थे। गौरतलब है कि उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। हनुमानगढ़ में भी कांग्रेस कमेटी ने सीएम से सीबीआई जांच की मांग की और टाउन सब्जी मंडी विक्रेताओं ने श्रद्धांजलि सभा भी की। हमारे बिश्नोई समाज के लिए बहुत दुख की घटना है। विष्णुदत्त जी जो हमारे पुलिस के सिपाही थे चूरू के अंदर, उन्होंने सुसाइड कर लिया है और इसका अभी तक कोई पता नहीं लग पाया भाई सच्चाई क्या सामने आ रही है। और हमारे हनुमानगढ़ में वो 1.5 साल रहे, ईमानदार व्यक्ति थे, नशे के खिलाफ थे, सट्टे के खिलाफ थे। उसके बाद में संगरिया रहे, संगरिया में भी सट्टा और नशे के खिलाफ रहे और उसके बाद वो चूरू चले गए। चूरू चलने के बाद में उन्होंने दबाव की राजनीतिक नहीं की भी मैं मान लो काम करूँगा, ईमानदारी से करूँगा। अभी कारण नहीं है, क्या पता वो किस कारण हुआ है। और वो एक अच्छा परिवार से थे और उनके परिवार को और सभी को मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। उनके बच्चों के बिश्नोई समाज हमारे साथ है। सही जांच होने के बाद में पता चलेगा भी सच्चाई क्या। अगर सच्चाई सामने पूरी नहीं आती है तो हम समाज की तरफ से उनको पूरा साथ देंगे और आंदोलन है जो भी कार्य करेंगे समाज की तरफ से। वो कोरोना महामारी देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम सभी काम करेंगे। बड़ा ही दुख की लहर दौड़ पड़ी है। हमारे विष्णुदत्त जी बिश्नोई साहब जो पहले यहाँ हनुमानगढ़ में एसएचओ रह चुके हैं, उनके कार्यकाल में यहाँ गरीब जनता या अमीर जनता प्रत्येक लोगों को एक समान समझने वाले हर दिल अजीज ऐसे एसएचओ मैंने अपनी इतनी उम्र में नहीं देखा। ईमानदार और सच्चे एसएचओ रहे थे और उन्होंने जहाँ भी रहे दुनिया और लोगों के मनों में विश्वास और
ईमानदारी की एक मिसाल थी, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनका हमें बहुत ही दुख है। जब से ये खबर सुनी है, हमारा खाना पीना और मतलब सब कुछ छूट गया है। हम अधिकारियों से और आम जनता से सहयोग करते हैं कि उनके पीछे सुसाइड के कारण जो भी दोषी है या किस कारण से उन्होंने सुसाइड की, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बहुत ही बेहद दुखद घटना हुई हमारे बीच। हमारे जाबाज और होनहार निडर एक पुलिस अधिकारी हमारे बीच में नहीं रहे। बड़े दुख की बात है। एक इस तरह से इस अधिकारी का चले जाना बहुत अफसोस हो रहा है। इसका मैं अनुभव बता दूं, इसकी कार्यशैली जो थी बहुत ही बेहद और अच्छी कार्यशैली थी। इनका काम करने का जो तरीका था वो बड़े आम जन के लिए बड़े अच्छा था ये। और ख़ास करके जो महिलाएं थी, जो बेटियां थी, वो बड़ी सुरक्षित थी इनके कार्यकाल के अंदर, क्योंकि ये खुद भी गश्त पे ज़्यादा रहते थे। अपनी नौकरी के प्रति ये इनकी वफादारी थी। और जिस भी थाने में गए उस थाने में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य कराया। हमारे टाउन थाने में जब इनकी पोस्टिंग हुई थी तो लगभग 20 लाख से अधिक का कार्य सिर्फ जन सहयोग से, और वो जन सहयोग उन दानदाताओं से लिया जो कोई 2 नंबर का काम नहीं कर रहे थे, या जैसे कोई तस्कर है या कोई शराब माफिया है या कोई भू माफिया है। इन लोगों से नहीं लेकर के आम जो भामाशाह लोग थे उन लोगों से इन्होंने सहयोग लिया। कोई जैसे क्लब है, कोई NGO है, उनसे इनकी मदद ली उन्होंने। बहुत अच्छा कार्य किया था। उनकी जो अविस्मरणीय जो यादें हैं वो हमेशा हमारे दिल और दिमाग में हमेशा सही रहेगी। बड़ा कहने को बड़ा मन भरता है हमारा कि ये अधिकारी के जाना, इस तरह के अधिकारी के चले जाना बहुत ही हमें ये दिल को पीड़ा पहुंच रही है। मैं बयान नहीं कर सकता। मैं खुद एक बार इनसे मिला था, किस कार्य के लिए गया था, तो उन्होंने इस काम के लिए तुरंत एक्शन लेते हुए उन्होंने कहा भी देखो, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं, मैं किसी खुद भी राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ, मैं एक साधारण परिवार से हूँ, और जो भी मेरे पास आमदन काम आएगा मैं किसी दबाव में काम नहीं करूँगा। और तुरंत उन्होंने उस कार्य का एक्शन लेते हुए वो कार्य किया था, और मैं बड़ा उससे प्रभावित भी था। पर अब अफसोस कि इस दुनिया में वो नहीं रहे। बहुत बयान नहीं कर सकता मैं। ईद का त्योहार कोविड-19 के साए में ही मनाया जाएगा। ईद को लेकर भीड़ भाड़ न करने और आपसी सौहार्द और भाईचारे के त्योहार ईद को सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन की पालना के साथ मनाए जाने की अपील की गई है। मुस्लिम अकीदतमंदों से भी ईद की नमाज घर में ही अदा करने की अपील की गई। आज ये 28वां रोज़ा है। ईद जो है या तो सोमवार को होगी या संडे को होगी। हमारी कमेटी ने ये फ़ैसला किया है ईद जो है वो घरों में ही मनाई जाए, नफली इबादत की जाए और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस बवाल को ख़त्म कर दे पूरी दुनिया से। हनुमानगढ़ ज़िले के और बल्कि पूरे राजस्थान बल्कि पूरे मुल्क के मुसलमानों से यही अपील करना चाहता हूँ कि आज हमारे 2 दिन के बाद हमारे इस्लाम का सबसे बड़ा त्यौहार ईद उल फितर है। इस मौके को लेकर के आज पूरी दुनिया विश्व महामारी के अंदर एक बहुत ही मुसीबत झेल रही है। तो ऐसे हालात के अंदर मैं तमाम लोगों से यही अपील करता हूं कि हमें सबसे पहले अपने मुल्क की मोहब्बत को लेकर के हम इस ईद के अंदर इस कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए इस बार हम इतनी बड़ी खुशी को अपने घरों ही के अंदर अदा करेंगे। ईद उल फितर की नमाज़ हम अपने अपने घरों के अंदर अदा करेंगे और इसके अंदर जो ख़ास तौर पर इस ईद के अंदर जो मुलाकात होती है, हाथ मिलाए जाते हैं, वो भी मैं लोगों से अपील करता हूं कि इस बार उससे भी बचें। और खुशी का इजहार तो हम जब करेंगे जब हमारा मुल्क इस कोरोना से बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, जब हम जा कर के हम अपने मुल्क की और हम अपने इस्लाम की खुशी तब जाहिर करेंगे जब हम इस बीमारी को नजात दे देंगे।
जंक्शन में भट्टा कॉलोनी गांधीनगर की मुख्य लिंक सड़क पर आज रेलवे की ओर से रास्ता बंद करने की कार्रवाई की गई। रेलवे के कर्मचारियों द्वारा जब खंबे लगाकर इस रास्ते को बंद किया जा रहा था तो पार्षदों की टीम स्थानीय नागरिकों के साथ मौके पर पहुंची और रास्ता बंद करने का विरोध किया। ये मुख्य सड़क है भट्टा कॉलोनी गांधीनगर के लिए, जिसे रेलवे की ओर से रास्ता बंद करते हुए खंबे आदि लगाए जा रहे थे। लेकिन भट्टा कॉलोनी गांधीनगर के नागरिकों को जैसे ही पता चला कि मुख्य रास्ता बंद करवाया जा रहा है तो देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। पार्षद नगीनाबाई, तरणवीर चैक, गुरदीप बब्बी मौके पर पहुंचे और संबंधित एएन आदि से बात की। मौके पर उपस्थित कर्मचारियों ने का कहना था कि उच्च अधिकारी इस संबंध में निर्णय लेंगे। ऐसे में नागरिकों के विरोध की सूचना पाकर सभापति गणेश राज बंसल भी मौके पर पहुंचे। सभापति ने एएन संदीप डागरा से मौके पर ही बात की और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रास्ता बंद नहीं किए जाने पर सहमति बन गई। इसके बाद खंबे आदि हटाने का काम किया गया। आज रेलवे के एएन श्री संदीप डागरा के द्वारा गांधीनगर भट्टा बस्ती को लिंक करने वाली सड़क पर बैरिकेड्स लगा के बंद किया जा रहा था। मोहल्लेवासियों व वार्ड पार्षदों की मांग पर श्री संदीप जी डागरा से बात की गई तो उनके द्वारा उनकी जन समस्या को सुनते हुए वो रास्ता बंद करने से मना कर दिया है। रास्ता खुला रहेगा। हम संदीप जी डागरा जी का धन्यवाद करते हैं। इस मौके पर पार्षदों में रेलवे की ओर से भट्टा कॉलोनी और गांधीनगर के बाशिंदों को परेशान करने की बात कही गई। वहीं सभापति के प्रयासों से रास्ता खोले जाने पर पार्षदों ने खुशी जताई। मामला तो ये रेल का है। एएन साहब है जो यहाँ ये रेलवे वो हमारे को तंग कर रहे हैं। भट्टा बस्ती और गांधीनगर के ऊपर उनको कोई जलन है स्पेशल। पता नहीं इन्होंने क्या उनके कोई क्या काम कर दिया साहब, क्या बताऊं। और मैं ये इनको बहुत लगते हैं, जबकि हमारा मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। इसको कोई पावर ही नहीं है हमारा रास्ता बंद करने की या बीच में आने की, लेकिन ये फिर भी नहीं मान रहे हैं। अब एक तरफ तो कोरोना से सब पीड़ित पड़े हैं, अंदर एक तरफ कहते सरकार अंदर बढ़ के बैठो, बाहर मत निकलो, साथ से साथ। और अब ये इन्होंने भेज दी है यहाँ हमारा रास्ता बंद करने के लिए। अब मजबूरन हमें सबको यहाँ इकट्ठे होना पड़ा है। क्या करें, अब खुद वो यहाँ मौके पे आ नहीं रहा है। हमारे चेयरमैन साहब भी आने वाले हैं, अगर ये मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम भी जो इनका रास्ते हैं हम वो रास्ता बंद करवाएंगे चेयरमैन साहब से कह के। आज रेलवे के द्वारा 12 नंबर वार्ड, 15 नंबर वार्ड और गांधीनगर का जो मेन रास्ता है लोगों को मार्केट जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए, जो भट्टा कॉलोनी का मेन रास्ता है वो रेलवे के द्वारा बंद किया जा रहा था। आज चेयरमैन साहब, हमारे पार्षद नगीनाबाई जी, बब्बी जी और हम सब वार्डवासियों ने मिलकर अभी एएन साहब से बात करी और उनको अवगत करवाया कि ये बिल्कुल गलत बात है। ये सालों से जो मेन रास्ता है, ये रास्ता बंद होने से वार्डवासियों को बहुत बड़ी समस्या थी। उनसे वार्तालाप करने के बाद उनकी जो पुलिस आई थी, उनकी कर्मचारी थे, उनको रोका गया और मेन रास्ते को खुलवाया गया, जो उनके द्वारा खंभे लगा के बंद किया जा रहा था। और मैं रेलवे प्रशासन के बारे में यही कहना चाहूंगा, पता नहीं इनके मन में क्या भावना है। पहले रेलवे के द्वारा भट्टा कॉलोनी के मकानों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, अब जो कि हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। और अब मेन जो रास्ता है, जो कि वर्षों से हमारे भट्टा कॉलोनी का, गांधीनगर का मुख्य रास्ता है, आज रेलवे के द्वारा उसको बंद किया जा रहा था, जो कि हम सब ने मिलकर उस रास्ते को पुनः खुलवाया है। समस्या है कि रेल वाले यहाँ जो मेन रास्ता है वार्ड नंबर 15 का, वार्ड नंबर 12 का, गांधीनगर का, सबका धान मंडी का जैसे मेन रास्ता है वो बंद करने लग रहे थे आज रेल वाले। तो हम सभी पार्षद जैसे विजय भाई हैं, बब्बी भाई हैं, चेयरमैन साहब आगे थे यहाँ, गणेश जी, और आकर के कोई वार्ता किया है ये नो। और अब उन्होंने कह दिया हम और रास्ता बंद करेंगे रेल का, परंतु क्या ये रास्ता नहीं बंद करेंगे, ये रास्ता खुला ही रहेगा। इस रास्ता खुला रहने से क्या है, भट्टा बस्ती पर जैसे कोई एम्बुलेंस आनी है, दमकल है, कोई हादसा हो ही सका, कोई पता थोड़ी लगा ये बात को। जैसे कोई डिपू है, डिपू पे ट्रक आवे, गाड़ियां आवे, हर एक कर्मचारी आता हूँ, ज्यादा कर्मचारी इधर रह रहे वो रेल के। तो आज ये बात तो हुई है, जनता सारी इकट्ठी होगी यहाँ पर भट्टा बस्ती की, और अब मना कर दिया, अब रास्ता नहीं रुकेगा। कोविड-19 के चलते हनुमानगढ़ से 3 लैब टेक्नीशियन को सिरोही लगाया गया है, जिसका लैब टेक्नीशियन संघ की ओर से विरोध किया गया है और लैब टेक्नीशियन सीएमएचओ और पीएमओ से मिले। लैब कर्मियों का कहना है कि पहले ही स्टाफ की कमी है, जिसके चलते जांच कार्यों में देरी चल रही है। ऐसे में लैब टेक्नीशियन की भर्ती करने और हनुमानगढ़ से अन्य जिलों में लैब टेक्नीशियन को नहीं लगाए जाने की मांग की गई है। कोविड-19 के तहत जिले से 3 लैब टेक्नीशियंस को सिरोही जिले में लगाया गया है, क्योंकि जिले के अंदर लगभग 60% पद खाली है। इस संबंध में कोविड
प्रभारी और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सीएमएचओ साहब से इस संबंध में मुलाकात की गई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि निकट भविष्य में ज़िले से अन्य ज़िले में लैब टेक्नीशियन को नहीं लगाया जाएगा और जो लैब टेक्नीशियन सिरोही लगाए गए हैं उनको भी वापस हनुमानगढ़ में पदस्थापन के लिए प्रयास किया जाएगा। वर्तमान में क्या स्थिति है अभी? वर्तमान में स्थिति यही है कि हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर लगभग 55 से 60% जो पद हैं वो लैब टेक्नीशियन के खाली हैं और संघ निरंतर मांग करता रहा है कि लैब टेक्नीशियन की भर्ती की जाए, क्योंकि आरपीएमसी के अंदर लगभग 1100 डीएमएलटी प्रशिक्षित रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं और सरकार से निवेदन यही है कि इस कोविड महामारी को देखते हुए तुरंत प्रभाव से भर्ती की जाए ताकि जो जांच प्रक्रिया को है और तेज़ी गति प्रदान की जा सके। आगे कोई टाइम भी दिया गया है कि कब तक बात हुई? अभी संभवतः ये है निकट भविष्य में जैसे भी है, जो अभी छुट्टी भी आ रही है तो संभवतः उसी अनुसार कार्य योजना बनाई जाएगी। कृषि भूमि के विवाद में 23 एनडीआर की रोही में महिला की हत्या करने का मामला सामने आया है। कृषि भूमि को लेकर हुए विवाद में एक ही परिवार के 4 लोग चोटिल हो गए और उसी परिवार की महिला की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और पुलिस प्रशासन पर मामला गंभीर होने के बावजूद सुरक्षा मुहैया नहीं करवाए जाने का आरोप लगाया। जब 22-23 एनडीआर में कृषि भूमि को लेकर हुए विवाद में एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के 4 लोग चोटिल हुए हैं। घटना के अनुसार मृतक महिला का परिवार इस कृषि भूमि पर कास्ट का काम करता है। शुक्रवार को जब कृषि भूमि मालिक को वह जमीन दिखाने खेत गए तो कुछ लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें रोशनी देवी नामक प्रौढ़ महिला की मौत हो गई, जबकि 4 लोग बुरी तरह से चोटिल हो गए। आरोप है कि पुलिस द्वारा इस परिवार को सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई, जिसके चलते महिला की मौत हुई है। परिजनों ने आरोप लगाया कि घटना के कुछ समय पहले कलेक्टर एसपी से मिलकर सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग की गई थी। कृषि भूमि के मालिक ने जान को खतरा बताते हुए कलेक्टर एसपी से पुलिस सुरक्षा की मांग भी की थी, लेकिन पुलिस जाब्ता उपलब्ध नहीं करवाने पर खेत पहुंचने पर ही आरोपियों ने हथियारों और लाठियों से लैस होकर हमला कर दिया और मारपीट में रोशनी देवी नामक प्रौढ़ महिला की जान चली गई। मृतका के पुत्र सहित 3 जने चोटिल हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। गुस्साए परिजनों ने टाउन थाना प्रभारी की कार्यशैली पर सवाल उठाए और आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव लेने से इनकार कर दिया। इस बीच वार्ता का दौर चला और मौके पर पहुंचे डीएसपी अतर सिंह की मध्यस्थता से परिजन शव लेने पर राजी हुए। अधिकारियों बात करा, कलेक्टर साहब करा, एसपी साहब करा, मन संतुष्ट कर दी बात में, ये जिसकी बात करनी है भी बात में ले जाएगा। एसपी साहब फोन करके थे, आ रहे तो बात कर लो भाई, मैं सही नहीं मार कर लिया किल नहीं हो जाए रोडी जबरदस्ती कर ला रहे हो हमारे साथ, अब जबरदस्ती कर ला रहे हो भाई। सैन क्या लिया, सैन लिया के पोस्टमार्टम करवाने में आप सहमत हो गया? हाँ सहमत हाँ भाई, ए चोट है सहमत हाँ। बाद में बॉडी किसको दे रहे हो आप? बॉडी लेने को लग रहे आप दे रहे को नहीं? हाँ नहीं को ले रहे, बॉडी को ले रहे साहब। कहाँ है हमारा सैन? बॉडी पे दिखाओ भाई, ये इसको दे रहे हैं खाली पोस्टमार्टम में करवा तो आगे साहब ठीक है। हमारा मरीज बड़ा भर्ती है, एक्स्ट्रा टोटली है भाई। इस जमींदार का खेत है, इसको सुरक्षा मिलनी चाहिए पुलिस को, और सीआई साहब उनको सुरक्षा देने के बजाय उनको बोले कि फायरिंग करो, उनकी पिटाई करो। तो अब कलेक्टर साहब ने रिपोर्ट दी है बिल्कुल कि इस जमींदार का खेत है, इसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। उसको फोन पे धमकी मिल रही थी, लेकिन सीआई साहब उनको सुरक्षा देने की बजाय उनकी सुरक्षा हटाई गई है और जो मर्डर करने वाले उनका साथ दे रहे हैं। तो वाकई ये रिपोर्ट एसपी साहब की है और जिला कलेक्टर साहब की, दोनों की लिखित बंदी हुई है। 23 एनडीआर से हरीश गुप्ता के खेत में हमारे रिश्तेदारों को उन्होंने हिस्से पे जमीन दे रखी है ठेके पे, उनको साथ में ले गए और हमारा रिश्तेदार है के लिए गया था, जमीन बताने के लिए गए थे, उन्होंने पीट कर हत्या कर दी। सीआई नंदराम बहादुर ने बताया कि इस संबंध में 16-17 नामजद और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सीआई ने बताया कि मुख्य आरोपितों को राउंड अप कर लिया गया है। वहीं पुलिस द्वारा सुरक्षा मुहैया नहीं करवाए जाने के संबंध में सीआई का कहना था कि आरोपित एसपी कार्यालय गए होंगे, लेकिन इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। 22 एनडीआर में 2 परिवारों के बीच में कल झगड़ा हुआ, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई, जिसमें प्रकरण दर्ज हुआ है। 16-17 व्यक्ति नामजद हैं, 5-6 अन्य हैं। पुलिस रात से ही दबिश दे रही है। 5-6 जनों को राउंड अप कर लिया है, मुख्य मुलजिमों को पोस्टमार्टम करवा दिया है।
विवाद क्या है सर इनका? विवाद बीकानेर के हैं, दो इस भूमि के मालिक परस्पर दावा कर रहे हैं। दोनों ने अपने अपनी ज़मीन को उन परिवारों को काश्त के लिए ठेके पर दे दी जिनकी आपस में बनती नहीं है। सुरक्षा मांग रखी थी, सुरक्षा नहीं दी गई। ये मुझे कल शाम को पता चला। दोपहर को भीम नाम की महिला एसपी साहब से मिली थी और उसके बाद में वहाँ रिपोर्ट एप्लीकेशन दे गए थाने पर। न तो उन्होंने कोई संपर्क किया, न हमारे से कोई फ़ोन किया। इस बात की जांच करवाई जा सकती है। अब सब ले रहे हैं क्या परिजन? पोस्टमार्टम करवा दिया है, वो उनकी इच्छा पर निर्भर है। जिले की रावतसर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जिसमें मोटरसाइकिल चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। चोरीशुदा अलग अलग कंपनी की 10 मोटरसाइकिल सहित 2 जनों को काबू किया गया है। कर्मवीर पुत्र कृष्णलाल बावरी और उसके साथी डूंगरराम निवासी वार्ड नंबर 25 रावतसर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी की गई बाइक खरीदने वाले रामपुत्र हनुमान बावरी निवासी जोड़के और कालूराम नायक निवासी राइयावाली को भी गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी ने रावतसर पुलिस थाने में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। कोविड-19 के बीच लॉकडाउन में मिली राहत के बाद सैलून संचालकों ने अपने सैलून 31 मई तक बंद रखने का निर्णय लिया है। सैलून संचालकों का कहना था कि सरकार उन्हें राहत दे, कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए उन्हें ग्लव्स, सैनिटाइजर आदि उपलब्ध करवाए जाएं। आप खुद सुनिए सैलून संचालकों की परेशानी। बड़ी खुशकिस्मती है कि यहाँ पे सब नेगेटिव हुए हैं। पर एक दुखद सूचना ये है कि हमारे जितने भी यहाँ सैलून संचालक यहाँ बैठे हैं, आज यहाँ मीटिंग रखी गई है कि सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है कि भाई आप अपनी दुकानें खोल सकते हैं। अब सकते में तो वो खोले या ना खोले वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन 31 तक लॉकडाउन है तो इसको देखते हुए उन्हें वापस अपनी दुकानें बंद करने का निर्णय लिया है कि 31 तक हम नहीं खोलेंगे। ये तो हमारा पहला पक्ष, जिससे हम कोरोना से खुद भी डर रहे हैं और हमसे लोग डर रहे हैं कि इस कोरोना महामारी के आने के बाद में सबसे ज़्यादा तो शिकायतें कि सैलून पे मत जाओ। तो सैलून पे न जाने की वजह से लोग हमसे इतने डर चुके हैं कि अगर जब हमने 2 दिन लगातार दुकानें खोली तो किसी के पास कोई काम नहीं था। तो इसमें हमारा एक संदेश ये जाता है कि आमदनी 98 खर्चा रुपया, दुकान खुलने के बाद में खर्चे दुगने तिगने हो चुके हैं। तो ऐसे में आर्थिक सहायता तो वैसे नहीं आ रही है इनके पास, और ले दे के दुकान और खुलवा दें, जिससे क्या है कि एक तो हमसे लोग डर के हमें बारी बारी पूछ रहे हैं तुम दुकान क्यों खोल रहे हो। तो इसको देखते हुए हमें बड़ा महसूस हो रहा है इस बात को। दूसरा, आर्थिक सहायता आप नहीं दे रहे हो, लेकिन दुकान खुलाने के बाद में ये भी हेल्थ से जुड़ी हुई, हम एक एज ए सैलून खोल के जो बैठे हैं ये हेल्थ से जुड़ी हुई हम काम कर रहे हैं, हम सफाई का काम कर रहे हैं। तो हमें सरकार प्रोवाइड क्यों नहीं करवा रही है सैनिटाइजर वगैरह, ग्लव्स वगैरह। ये आसान नहीं है खरीदना। अगर एक नॉर्मल सा भी एक सैलून खोलता है तो उसके जेब से खर्च, नॉर्मल सी बात है, 500 रुपये की किट लगती है। और सैनिटाइजर जो है वो हर चेयर पे जितनी बार क्लाइंट आएगा उसे लगाना पड़ेगा, फिर जाएगा, फिर करना पड़ेगा। ग्लव्स पहनने पड़ते हैं। नॉर्मल सी बात है कि कटिंग के चार्ज तो कर रहे हैं 50 रुपये और खर्चा उस पर आ रहा है 70 रुपये, तो ये कहाँ से निकालेगा। तो इसको देखते हुए मैं पूरे राजस्थान, पूरे इंडिया को ये कहता हूँ कि सैलून बंद कर दो। अगर आप खोलोगे खर्चा पूरा नहीं होगा। हमें सहायता गवर्नमेंट से लेनी जरूरी है। गवर्नमेंट अपनी आंखें खोलें, क्योंकि सैलून का काम अगर बीमारी लेके आता है तो उस बीमारी को दूर कराने का संकल्प भी आपका है। आपको निर्णय लेना होगा कि सैलून को किस प्रकार से चलाना है, पूरी सहायता आपको देनी होगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।